इमरान खान के डिपार्चर का बहुत बड़ा ताल्लुक जो इस वक्त मिडल ईस्ट है उसके साथ है। जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो कभी नहीं चाहेगी कि ईरान के अलावा एक और बड़ा कंट्री भी जज्बाती गुफ्तगू शुरू कर दे। जो इमरान खान का बेटा कासिम है उसके बेडरूम में 5x3 की तस्वीर लगी हुई है हसन नसरुल्लाह की। जो मुस्लिम मुल्कों की गवर्नमेंटें हैं ये इतने बेईमान, इतने मुनाफिक, इतने वाहियात लोग हैं, इनसे दोस्ती करने से बेहतर है आदमी इसराइल से दोस्ती कर ले। इमरान खान की गवर्नमेंट की इनिशियल डेज में कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई है बिटवीन दी हायर अथॉरिटी ऑफ इमरान खान एंड द चाइनीज हायर अथॉरिटीज जो उन लोगों को पसंद नहीं आई। चाइनीज को जी, चीन से भी नहीं बन रही थी इमरान खान की, आप कह रहे हैं। फिर अमेरिका पे तो बाकायदा फेस टू फेस इल्जामात लगाए। तो इमरान खान कर क्या रहे थे सर? तो इसीलिए जेल में है यार। मेरी बात समझो ना, 47 से पहले ये फैसला हो गया था कि ये मुल्क फौज चलाएगी, ये फौज का मुल्क है। 47 से पहले कैसे हो? 54% इंडियन आर्मी में वो मुसलमान थे, पंजाबी पठान। उसने कहा कि अगर कल को अफगानिस्तान हमला करता है तो हमारे साथ होंगे या अफगानियों के साथ होंगे। तो इन बेचारों का एक ही इलाज है, इस आर्मी को मुल्क दे दो। आपको क्या मसला क्या है इसमें? मेरी बात सुनो, अबे मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात नहीं समझते। वेलकम टू रफ्तार पॉडकास्ट। आज एक बार फिर शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो बिला ताखिर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आर्मी चीफ ने रिसेंटली जो है कराची में बिजनेसमैन कम्युनिटी से मुलाकात की है और सुना है कि काफ़ी लंबी मुलाकात थी। तो आपका भी ताल्लुक रहता है बिजनेस कम्युनिटी से, तो आपकी किसी से बात हुई है? कोई इनसाइडर बताएं, क्या डिस्कशन हुई है, क्या बात? देखिए, मैं पर्सनली ये इनसाइडर और नॉन आउटसाइडर वाली बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, मगर जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो लोगों से मेरी बातचीत होती है, जो वहाँ मौजूद थे, वो 3 चीज़ें जो हैं जो जनरली डिस्कस नहीं हुई, जो बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर। बिजनेसमैन ने एक उनसे ये बात की है जो मैंने उनकी बात से, बिजनेसमैनों की बात से एग्री नहीं किया। बिजनेसमैनों ने कहा कि हमें आप एक फॉरेन एसेट की एमनेस्टी और दें। ठीक है। और बिजनेसमैनों ने ये बताया कि अगर आप एमनेस्टी देंगे तो हम तकरीबन 10 बिलियन के एसेट पाकिस्तान में आ सकते हैं। 10 बिलियन डॉलर, 10 अरब डॉलर। अच्छा। तो ये बात हुई है जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। और मगर मेरा ज़ाती में अगर आप मुझसे ये सवाल करें और मैं डिसीजन मेकर हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि एक ज़रूर एक्सरसाइज सोचनी ज़रूर चाहिए, मगर 10 बिलियन की फिगर पाकिस्तान में आना नामुमकिन है। पाकिस्तानी के जो एसेट्स पड़े हुए हैं अभी भी अनडिक्लेयर्ड, वो हो सकता है कि 50-60 अरब से ज़्यादा हों। 50-60 अरब से ज़्यादा हों आज भी, जो अनडिक्लेयर्ड है, मगर जो पाकिस्तान में नहीं है पाकिस्तान में। मगर जो मेरा, क्योंकि 2 एमनेस्टियाँ जो थी वो मैं लेकर आया था, तो मैं समझता हूँ अगर एमनेस्टी में दे भी देता हूँ तो भी मुझे मैक्सिमम बहुत 1.5 से 2 बिलियन से ज़्यादा का सवाल ही पैदा होता। ये पाकिस्तानी नहीं लाएंगे, ये मोहब्बे वतन सिर्फ ऑडिटोरियम में होते हैं बस। जब उस कमरे में बैठे ना, मोहब्बे वतन है, जब बाहर आते हैं फिर मोहब्बे वतन नहीं होते बस। ये मतलब वहाँ ये गैलरी के लिए बहुत अच्छी बात है। 10 बिलियन नामुमकिन है। तो मतलब 10 बिलियन आप कह रहे हैं कि हैं तो हमारे 50-60 अरब जी, अभी 50-60 अरब से ज़्यादा हैं। मगर अगर आप उन्हें कहें कि ये पाकिस्तान ले आओ तो 1-2 बिलियन से ज़्यादा का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सर इतनी बड़ी शख्सियत से मुलाकात है, उनको अगर वो जुबान कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे ना सर? कोई इरादा होगा या कोई प्लान बनाया होगा। अब आर्मी चीफ से इस तरह की डिस्कशन, आर्मी चीफ बेचारा कह के चला गया। अब 10 बिलियन को किसको पकड़ेगा कि भाई आपने 10 बिलियन कहा था, 10 बिलियन नहीं आया। तो मैंने कहा ना कि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना उस चीज़ के ऊपर, अगर 1-2 बिलियन आ जाए तो बड़ी बात होगी। तो उस तरफ से सर कोई हामी भरी गई कि हाँ हम एमनेस्टी का सोचते हैं या कुछ? मेरा ख्याल उन्होंने हामी नहीं भरी, उन्होंने सुन लिया। मेरा ख्याल उन्होंने ये, मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता उन्होंने क्या कहा, मगर ऑब्वियसली उन्होंने कहा होगा कि कन्वे कर दें, मैं अपनी ये पोजीशन अपनी इकोनॉमिक टीम को कन्वे कर दूंगा। दूसरी बात जो मुझे लगता है बिजनेसमैनों ने उनसे की जो बात ये थी कि बिजनेसमैन ये समझते हैं, जो कुछ बिजनेसमैन वो ये समझते हैं कि अगर CPEC 2 अपने टाइम पर हो जाता और जिसको इमरान खान ने डीरेल किया उनके हिसाब से, उसकी वजह से बिजली की डिमांड जो है वो 45,000 मेगावाट के करीब नहीं पहुंची, जिसकी वजह से आज हम फंस गए हैं ये जो कैपेसिटी चार्ज का मसला है। तो ये 4 साल का जो बिजनेसमैनों ने ये कन्वे किया मैसेज, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं उसके बारे में एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि अगर 4 साल की इकोनॉमिक मैनेजमेंट ठीक होती तो आज पाकिस्तान इन माली मुश्किलात में नहीं होता। अब इसके ऊपर हर आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। PTI वालों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और ये एक सवाल
ये एक सवाल फैक्ट्स का है, इसके ऊपर बात हो जाए। हर आदमी का अपना कहने का तरीका है, और हो सकता है कि इकोनॉमिस्ट ये बात सही साबित करें और हो सकता है कि ये बात गलत साबित करें, मगर ये बात भी बिजनेसमैन की तरफ से की गई। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि जो CPEC नंबर 2 है वो अगर पूरी तरह किया जाता, सही तरह से होता, तो आज पाकिस्तान के बिजली की रिक्वायरमेंट 45 नहीं तो 30-35 हज़ार मेगावाट होती, और ये कैपेसिटी चार्ज का मसला पैदा नहीं होता, और ये शायद एक्सपोर्ट का मसला। तो ये मतलब ये एक जिस्ट उन्होंने प्रेजेंट की, जो चीज़ प्रेजेंट की, मगर सिर्फ मेरा इस पे फैसला ये बात है कि तकरीबन 99% यही शक्लें मुझे हर दफ़ा नजर आती हैं। नहीं तो सर मैं तो फिर मैं इससे ज़्यादा कहना नहीं चाहता, मैंने जो कहना था कह दिया आपके सामने। जितना मैं समझ रहा हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं यही लोग इमरान खान जब वजीर आजम थे तो उनके इर्द गिर्द होते थे जी, और उनसे मुलाकातें करते थे और यही बातें करते थे, सब अपनी सेटिस्फेक्शन। नहीं यही बातें करते थे। अच्छा, ये फर्क, बातों में फर्क है कोई? कभी भी मुझे एक बात बताएं, कभी भी बिजनेसमैन या ट्रेडर्स, बिजनेसमैन निकल के जब बाहर आए हैं किसी बड़े आदमी से मिलके, कभी उन्होंने ये कहा है कि हम मुतमईन नहीं है? यही आके बाहर कहा है ना, बिल्कुल मुतमईन हो गए, यही कहा है ना। कभी हो सकता है सही भी हो सकता है गलत हो, और कभी आपने अपनी उम्र में, आपकी कंपैरेटिवली उम्र कम है मेरे से, कभी आपने ये सुना कि नहीं सही, ये सही नहीं कह रहे, हम मुतमईन नहीं है? जब भी कहते हैं मुतमईन होके आते हैं, सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा होता। नहीं तो ये तो फिर नहीं होता ना। मतलब नहीं, मेरा ये कहना है कि ये चीज बहुत हो गई पाकिस्तान में, अब इस पे थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये बताएं कि आप भी इमरान खान की हुकूमत में बड़े ओहदे पर रहे जी, और हुकूमत की चीजें आप भी वॉच करते थे, तो क्या वाकई इमरान खान ने CPEC 2 को नुकसान पहुंचाया? मैं ये समझता, मैं आपसे एक बात, आज एक और बात कहना चाहता हूँ। देखिए, CPEC 2 और IMF प्रोग्राम, अभी आपका जो सवाल आप मुझसे बिफोर द डिस्कस कर रहे थे, इन दोनों को साथ लेके हम कैसे चलेंगे? आपको याद है मैंने आपसे आपके प्रोग्राम में शायद पहले कहा था कि जो बलूचिस्तान में मसला है वो 2 बैनुल-अक़वामी ताकतों का मिनरल के ऊपर झगड़ा है। पाकिस्तान के पास कब इतनी सलाहियत होगी कि वो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चले? अगर आप वज़ीर आज़म साहब का बयान IMF के प्रोग्राम के मिलने के बाद का सुने, तो वो इसमें एक पॉइंट है जो हमारी आम आदमी ने इसको गौर नहीं किया। उसमें उन्होंने कहा कि हम शुक्रगुजार हैं चाइना के कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया इस प्रोग्राम के लेने में। इस जुमले का क्या मतलब है? तो हम तो क्लियरली चाइना के कैंप में हैं या आना चाहते? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा क्रेडिटर जो है वो चाइना है, और अमेरिकन्स ये कहते हैं कि हमारे पैसे चाइना के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे और आप रिजर्व में इस्तेमाल करें। तो इसका मतलब है चाइना और अमेरिका हमारे केस में साथ चल रहा है। अच्छा, अब एक बहुत काबिल और बहुत समझदार आदमी है होना चाहिए पाकिस्तान में, जो दोनों कैंपों को साथ लेके चले। ठीक है, मेरी ये इंफॉर्मेशन है, इमरान खान की गवर्नमेंट के इनिशियल डेज में कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई है बिटवीन दी हायर अथॉरिटी ऑफ इमरान खान एंड द चाइनीज हायर अथॉरिटीज, जो उन लोगों को पसंद नहीं आई, चाइनीज को। जी, और वो मामलात करप्शन के बारे में थे। तो वो शायद नहीं, करप्शन के मामले में क्या थे? मतलब चाइना की तरफ से कुछ मुआहदों में गड़बड़ पाई गई या फिर हमारी तरफ साइड से कुछ करप्शन? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपको इसको मिसाल में दे देता हूँ। अगर मेरे भाई ने कोई गलत डीलिंग की, ठीक है ना, और वो कोई कहीं से जाकर उसने किसी दुकान से कमीशन पकड़ लिया, तो मैं दुकानदार को पूछूंगा या भाई को पूछूंगा? भाई को पूछेंगे। तो भाई को नहीं पूछा ना मैंने। अब मेरी बात समझिए, भाई तो मेरे हाथ आया नहीं, ठीक है, आप समझे नहीं, भाई मेरे हाथ आया नहीं। तो मैंने दुकानदार को पूछा, यार तुमने मेरे भाई को कितना कमीशन दिया है? दुकानदार कह रहा है, यार तुम अपने भाई से पूछते नहीं हो, कमीशन तुम्हारे अगर दिया तो भाई को दिया है ना मैंने, तुम्हारे भाई को अगर दिया है तो तुम उसको जाके सीधा करो, तुम मेरे पास क्या उठा के क्यों आ गए हो?
ऐसी कोई बात मैं नहीं कह रहा कि कंफर्म है, मगर ऐसी परसेप्शन डेवलप हुई थी कि ऐसी कोई बात कहीं हुई है जिसने उनको अनाय किया कि भाई आप समझते हैं कि आपका कोई मसला है, आप जाके अपने भाई से पूछें, मेरे पास क्या करने आए हो तुम। तो सर मुझे एक बात बताएं, इमरान खान साहब बकौल आपके के हुआ होगा उधर चीन से भी पंगा ले रहे हैं, अमेरिका नहीं पंगा नहीं ले रहे सर, जो भी है मतलब मासूम आदमी है ना यार। मेरी बात समझे ना, एक मासूम आदमी है, मैं इसको क्या बोलूंगा, अनडिप्लोमेटिक। देखिए डिप्लोमेसी के भी तरीके होते हैं ना दुनिया में, हो सकता है कि कमीशन हो, मैं नहीं कह रहा कमीशन नहीं है। सर चीन भी नाराज है, अमेरिका भी नाराज है, फिर इमरान खान ने मतलब किया क्या, दोनों बड़ी ताकतें हैं ना दुनिया की, और हम तो इन्हीं पे रिलाई करते हैं। तो चीन से भी नहीं बन रही थी इमरान खान की, आप कह रहे हैं कि मतलब वो मामला हुआ, फिर अमेरिका पे तो बाकायदा फेस टू फेस इल्जामात लगाए, तो इमरान खान कर क्या रहे थे सर? तो इसीलिए जेल में है यार, मेरी बात समझो ना, एक पॉपुलर आदमी जेल में क्यों है? यही वजह है ना कि एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं है ना। मैं यही तो समझाने की कोशिश करूँगा आपको। आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी कंक्लूजन की है कि यार अमेरिका से भी पंगेबाजी है, चाइना से भी पंगेबाजी है, तो फिर क्या करते। मेरा यही तो कहना है, मगर अब जो पाकिस्तानी पब्लिक है उसको तो अगर एक्सेप्टेबल है तो फिर हमें क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। देखिए ना मेरी बात सुनिए, मैंने जो आपको बात की, आप उस बात को आज के तराजुर में नहीं ले, मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम पे जब, अच्छा ये बात उनको जब ये बात की थी, ये शुरू में हुई कभी, मुझे नहीं एग्जैक्टली नहीं पता, ये शुरू में जब बिल्कुल गवर्नमेंट आई ना, जब शुरू हुई, उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया कि ये बात करने वाली नहीं थी। रियलाइज हो गया उन्हें? हाँ रियलाइज हो गया, मगर होता है ना कि फिर एक फ्रिक्शन, एक दरार पड़ जाती है ना कभी कभी चीजों में। अच्छा, और जो मेरा भाई था उसने काम इतना सुथरा किया था कि वो आपके हाथ आया नहीं। अगर किसी भाई ने कोई काम किया था तो इतना अच्छा किया था उसको, वो आपके हाथ आया नहीं, तो आपने उससे पूछा यार तुमने कितने पैसे दिए थे इसको, वो कह रहा है यार मेरे से आप क्या पूछते आए, जाके अपने भाई से पूछो। तो सर हम फिर ये कह सकते हैं, अगर हम इमरान खान की डिस्कशन कर रहे हैं, तो इमरान खान ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बाकायदा नुकसान पहुंचाया है या इसको इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश की? क्योंकि अमेरिका और चीन का तो जिक्र हमने किया, उधर देखा जाए तो सऊदी खारजा पॉलिसी के बारे में मैं उनके बारे में ये कहूँगा बदकिस्मत थे। और खारजा पॉलिसी के बारे में दूसरी बात ये कहूँगा कि खारजा पॉलिसी जो होती है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की होती है, पार्टी की नहीं होती। इमरान खान इस परसेप्शन पर खारजा पॉलिसी चला रहे थे, और खारजा पॉलिसी सियासतदानों की भी नहीं होती, हाँ, एस्टेब्लिशमेंट की होती। जी नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की नहीं, हमें थोड़ा, खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की है। इमरान खान इस परसेप्शन पे चला रहे थे कि मैं पिछले वाले सबको डिसोन कर आ रहा हूँ, ये दोनों जो दो पार्टियां गवर्नमेंट करती रही है ये गलत है, मैं सही हूँ। और जो शायद वो सही भी थे, मगर ये जो तीनों पार्टी की लड़ाई थी आपकी घर की लड़ाई थी। आप घर की लड़ाई को चौराहे पे नहीं ले जा सकते। इमरान खान उस घर की लड़ाई को चौराहे पे ले गए थे, और उस घर को लड़ाई को चौराहे पे ले जाने की उन्होंने बहुत बड़ी कीमत अदा की है। घर की लड़ाई को चौराहे पे ले जाके उन्होंने बहुत बड़ी कीमत अदा की है, और वो अभी तक अदा कर रहे हैं, और वो अदा करते रहेंगे जब तक वो पिछली वाली फाइलें क्लियर नहीं होंगी। फाइलों से मुराद आपकी पिछले वाले चेहरों की बात कर रहे हैं आप? पिछले वाले मतलब यार उनकी फाइल में लिखा है ना कि यार ये आदमी थोड़ा मुश्किल है, फॉर आर्गुमेंट से उन्होंने लिखा हुआ है। तो जब तक ये वाला पैराग्राफ निकलेगा नहीं तो उस वक्त तक अडियाला जेल और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर फासला रहेगा, वो फासला कम नहीं होगा। क्योंकि देखिए आपने बिल्कुल सही बात की कि यूएस के साथ भी ऑन द मैटर ऑफ तालिबान टेंशन हुई, चाइना के साथ इन मैटर्स पे टेंशन हुई जो आप बता रहे हैं, तो मैंने आपको कहा सऊदी अरब के साथ भी कुछ मैटर्स पे टेंशन हुई। तो वो जो खारजा पॉलिसी की जो वो थी वो शायद उस तरह हैंडल नहीं हुई वो जिस तरह होनी चाहिए थी। और तीसरी गलती उन्होंने ये समझ के की मेरे अपने ख्याल में, और शायद उनके दिमाग में अभी भी ये बात है कि
वो मुस्लिम वर्ल्ड के एक लीडर हैं, आने वाले लीडर हैं। मैं हो सकता है कि वो यंगस्टर्स के अंदर उनकी एक सिंपैथी हो सकता है उनकी एक उनकी एक नाम हो, मगर अगर वो आज की उम्मत मुसलमा जो मुस्लिमा की गवर्नमेंटों पर रिलाई कर रहे हैं तो फिर उन्हें चाहिए इसराइल से सुलह कर ले। ये इतने आज की जो मुस्लिम मुल्कों की गवर्नमेंटें हैं ये इतने बेईमान, इतने मुनाफिक, इतने नकारा, इतने वाहियात लोग हैं कि इनसे दोस्ती करने से बेहतर है आदमी इसराइल से दोस्ती कर ले। अच्छा चलें, एक स्पिन सवाल है, अगर इमरान खान इस सिचुएशन में होते, ये जो गजा का फ़लस्तीन का मामला चल रहा है और ईरान का, तो अगर इस सिचुएशन में होते तो इमरान खान का भी यही स्टैंड होता जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का? क्या करते? वो सिर्फ तकरीरें करता है। देखिए करते कुछ नहीं, मैंने आपको भी पता है, हमें भी पता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट चलाती है, ठीक है ना, इस पर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की कभी भी यूएस को किसी भी हाल में नाराज नहीं कर सकती। तो तकरीरें करते तो नाराज हो जाते हैं ना? क्या इमरान खान अगर तकरीरें करते तो नाराज हो जाते हैं वो लोग, अमेरिकन? फिर एस्टेब्लिशमेंट नहीं करने देती ना, यही तो अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। ये हटा देती या नहीं करने देती। तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त क्या कर रही है सबको पता है। तो इमरान खान तकरीरें करते और टर्माइल आता और चीजें गड़बड़ होती हैं, यही है ना, कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्कूल ऑफ थॉट है, इसको पार्टली मैं भी बिलीव करता हूं। इमरान खान के डिपार्चर का बहुत बड़ा ताल्लुक जो इस वक्त मिडल ईस्ट है उसके साथ है। जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो कभी नहीं चाहेगी कि ईरान के अलावा एक और बड़ा कंट्री भी जज्बाती गुफ्तगू शुरू कर दे। तो इमरान खान इसलिए जेल में आपको कह सकते हैं, मतलब मैं नहीं कह रहा, मगर एक स्कूल ऑफ थॉट है, ये स्कूल ऑफ थॉट है इस बात पे कि क्योंकि इमरान खान का जो नेचर है ना और जो उनका स्टाइल कह लें या जो उनका माइंड सेट है और सिंसियरिटी में है, किसी उसमें नहीं है, मतलब ये नहीं कि बनावट में नहीं है, सिंसियरिटी में है। तो उस स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से वो इस स्टेज पर खामोश नहीं होते, करते कराते कुछ नहीं। ये तो पाकिस्तान कराने वाला कोई आइटम नहीं है, मगर वो तकरीरें और जज्बात और जलसे जुलूस ये हो जाता शायद मेरा ज़ाती भी हुआ, मतलब वो शायद वो चीज़ उसकी पॉसिबिलिटी थी। और ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकती इस वक्त। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस वक्त किसी भी शक्ल में इमरान खान कोई वायबल ऑप्शन नहीं है। मतलब बताए ना, अगर मेरे पास ऑप्शन हो दो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए, एक टेस्टेड सऊदी अरब का क्लोज एलाय शहबाज शरीफ वर्सेस अनटेस्टेड एलाय इमरान खान, तो क्या करेगा? तो सर ये जो भी करोड़ों वोट मिले इमरान खान को, फिर वो लोग सब भूल जाएं सिर्फ इसलिए कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, तो वो भूल जाएं बस फिर इमरान खान को? देखिए अब आप मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। मैंने अभी आपसे लोकल बात ही नहीं की ना, मैंने अभी आपसे ये तो नहीं कहा कि लोकल लोग भूल जाए या नहीं भूल जाए। अच्छा, अब इसके साथ अब आगे चलें, अब इसको थोड़ा सा इसको शॉर्टन कर लें। अब जो पिछले 70 साल में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया में हो रहा है, ठीक है, उस सारे फ्रेमवर्क ने दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज को एंटी वेस्टर्न कर दिया है। जहां पे भी लोग हैं वो उन चीजों को पसंद नहीं कर रहे जो वेस्टर्न कंट्री की तरफ से आ रही हैं। वो एक रिजेंटमेंट पब्लिक के सामने है और उसी का बेनिफिट इमरान खान को भी मिल रहा है। वो वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी है और वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी है। अगर आप सड़क पे जाकर आप नारा लगाएंगे अमेरिका मुर्दाबाद, तो रक्षा वाला उस पर खुश होगा, नाराज नहीं होगा। वो एक परसेप्शन बन चुकी है। तो उस परसेप्शन से जो आज इमरान खान को करोड़ लोगों ने वोट दिए हैं, मैं ये समझता हूँ वो वोट इमरान खान की नहीं है, वो एंटी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट या एंटी पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट वोट है कि जी हम
सिस्टम को तब्दील करना चाहते हैं, जो भी गलत या सही, और वो उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, उसकी सिंबल इमरान खान बन गए हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। चलें आगे बढ़ते हैं सर। अभी 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास होने जा रही थी, जो कि अभी तक तो नहीं हो सकी, हो सकता है मुस्तकबिल में हो जाए। तो सर ये 26वीं आईनी तरमीम में ऐसा क्या है कि सबकी दौड़ें लगी हुई हैं सियासतदानों की, इस्टेब्लिशमेंट की, कि वो इसको हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह पास हो जाए। तो सर ये क्या पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला है, कोई गरीब की कोई बात है, इंटरेस्ट की बात है, हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी इससे? कोई ताल्लुक, किसी किस्म का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक आम आदमी से कोई नहीं है। इतनी भागदौड़ क्यों लगी हुई है सियासतदानों की, इस्टेब्लिशमेंट की? तो किससे है इसका ताल्लुक, किसको फायदा होगा? इसका ताल्लुक इस बात से है कि अगर चीफ जस्टिस, आने वाला चीफ जस्टिस फाइनेंशियली स्टेबल है और फैमिली वाइज स्टेबल है, तो उससे लोगों को डर लगता है कि शायद हमारी ना माने। हाँ, तो शायद नहीं, शायद ये बिके नहीं। तो अब बदकिस्मती कहूँगा मैं मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की, कि वो पैसे वाले बाप के बेटे हैं। बदकिस्मती है उन बेचारों की कि अब उनको यकीन है कि यार वैसे भी उसूल वाला आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, पैसे वाले आदमी है, घर भी अच्छा खासा है, तो पता नहीं कल को आके ये इसको हम खरीद सकें, नहीं खरीद सकें, तो इसको तो साइड पे करो। कोशिश करो कि आने वाला भी ऐसा हो जो हम अपॉइंट करें। तो क्योंकि ये जो इफ्तिखार चौधरी के बाद से जो सुओ मोटो की जो बीमारी और ये चीज़ें सारी आई हैं, तो हो सकता है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश हो, कोई सियासतदानों की ख्वाहिश हो, उसके सामने सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो जाए, तो इस रौले को ख़त्म करो। ये है आईनी तरमीम। अब मंसूर अली शाह अगर बेचारे कोई कमज़ोर करैक्टर के होते, या मुनीब अख्तर किसी कमज़ोर करैक्टर के होते, या आगे वाले आयशा मलिक साहिबा का वो मसाइल होते, या थरबिल्ला को गरीब आदमी के बच्चे होते, तो वो कहते यार ठीक है, तो यार इसको 4 गाड़ियाँ दे देंगे तो चल जाएगा। अब उन्हें पता है कि यार ये जो है ना, ये जरा स्ट्रॉन्ग से जजेस हैं, ठीक है ना, और ये इनकी फैमिली बैकग्राउंड भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इनको तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। तो ये सारी खेल है। अब इस खेल के साथ आपने खेलना है तो खेल लें, नहीं खेलना नहीं खेलें, आपकी मर्जी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये इन तरमीम से पाकिस्तान को, पाकिस्तान में कोई ताल्लुक नहीं है, इसका पाकिस्तान के आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान के आम आदमी का सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान के आम आदमी का सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, रिजर्व सीट आ गई, रिजर्व सीट चली गई, 63A, 63(2), 65(1), 69(2), इलेक्शन कमीशन, इससे पाकिस्तान का आम आदमी अब तक आ चुका है। मैं भी तक आ चुका, मुझे भी अब 1-2 दिन में देखता था, अब तक आ गया, भाड़ दे जाओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये वाली बैच बन गई, फिर टूट गई, फिर बन गई, फिर एक खत आ गया मुनीब अख्तर का, फिर चला गया, फिर आ गया, फिर चला गया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सर आप कह रहे हैं कि कोई ताल्लुक नहीं है, ना पाकिस्तान को कोई फायदा है, वहाँ जंगी बुनियादों पे काम हो रहा है, लोग रातों को 2-2 बजे जाके, बिलावल साहब 2 बजे रात को फजलुर रहमान के पास पहुंच रहे हैं, पूरी रात चल रही है। आप कह रहे हैं कि कोई नहीं, इसलिए पहुंचते ना, फजलुर रहमान साहब तहज्जुद पढ़ते ना, तो वो तहज्जुद के बाद मिलने गए थे ना, उन्होंने कहा था मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, तो तहज्जुद के बाद आ जाना, तो तहज्जुद के बाद चले गए थे बिलावल साहब। तो तुम लोगों को तहज्जुद नहीं पढ़ते, तुम तहज्जुद नहीं पढ़ते ना, तुम्हें क्या पता यार, वो तहज्जुद पढ़ते हैं ना जो अपने फजलुर रहमान साहब। तो उन्होंने कहा ईशा के बाद आ जाओ, उन्होंने कहा नहीं ईशा के बाद नहीं, तहज्जुद के बाद आ जाना, तो तहज्जुद के बाद चले गए। उसमें क्या परेशानी है? सारी जिंदगी इस पंजाब में एक सीट, एक काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हो सकता उनका, ठीक है, फजलुर रहमान साहब का। सिंध में एक काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हुआ उनका, ठीक है। आज वो बादशाह बने हुए हैं पाकिस्तान के 6 सीटों पर, बादशाह है ना, हर बंदा जाके उनके कदमों में बैठ रहा है ना। मुझे तो हैरानी होती है, मुझे तो मतलब मुझे तो, और वो जो हमारे कराची वाले 22 सीटें लेके बैठे हैं, उनको पूछते ही नहीं बेचारों को कोई, वो भी तो 22 सीट वाले हैं ना। वो मिंगल साहब की 3 सीटें हैं, वो भी बेचारे, वो भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हिल जाते हैं। तो फजलुर रहमान की 6 सीटों में ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है जिससे वो सारा खेल खेल रहे हैं? मुझे बताइए ना जरा। क्या ये जुडिशरी के गला घोंटने के मुतरादिफ है ये तरमीम? मुझे एक बात बता दो, 1947 में जस्टिस मियां अब्दुल रशीद साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, ठीक है, ठीक है, वो बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी थे। उसके बाद एक किताब मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा था, हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान, हामिद खान ने लिखी। 75 साल हो गए। तो जुडिशरी
का गला कब आजाद था जो अब जुडिशरी का गला घोटने की बात कर रहे हो आप? नहीं सर, तो अगर जुडिशरी का गला ऑलरेडी पकड़ा हुआ था, किसी ने पकड़ा हुआ था, कह लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ा हुआ था, तो अब फिर इतना आउट ऑफ द बॉक्स जाकर क्यों करना पड़ रहा है? क्या क्या मतलब ये था कि मतलब मैंने तुम्हें बताया तो था, समझा तो रहा हूं मैं तुम्हें कि मंसूर अली शाह एक पढ़ा लिखा अमीर रीजनेबल खानदानी आदमी है। मुनीब अख्तर भी पढ़ा लिखा समझदार अच्छा तमीज़दार ख़ानदानी आदमी हैं। आयशा मलिक भी पढ़ी लिखी ख़ानदानी आदमी हैं। अतर मिनल्ला भी पढ़ा लिखा तमीज़दार ख़ानदानी आदमी है। बदकिस्मती हो गई है ना, गलती से कभी हो जाता ना, एक दरिया के बहाव में एक दरिया के बहाव में 5-6 ऐसे आदमी आ गए ना सीनियरिटी में, 5-6 आदमी सीनियरिटी में ऐसे आ गए ना जिनके ऊपर यकीन नहीं है कि वो हम उनको आसानी से ले आगे पीछे कर देंगे। देखिए मैं इसका आपको सारे मसले का हल बता देता हूँ। आप कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाना चाहते हैं ना बिलावल साहब, बना लें, कोई इशू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो आज की सुप्रीम कोर्ट है उसमें से ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी 4 सीनियर जज होंगे वो मेंबर होंगे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के, खत्म हो गया किस्सा। आप ये क्यों कहना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा? झगड़ा इस बात के ऊपर थोड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने पे, झगड़ा इस बात पर है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अपॉइंट कौन करेगा? वजीर आजम करेगा। तो क्यों करेगा वजीर आजम? आज की जो बनी हुई है कोर्ट, उसमें से 4 सीनियर जज कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के मेंबर क्यों नहीं बन सकते? मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे। आज भी सुप्रीम कोर्ट है ना, इसमें से आप ये कहें यार ये 17 है ना, 17 में से 4 ऊपर वाले लेके कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना दो, खत्म। इस पे एग्रीड है बिलावल साहब? नहीं है, तभी तो नहीं, इस पे क्यों नहीं एग्रीड? पूछे ना उनको बुला के किस दिन, पूछे ना किस दिन उसको बुला के नाइक साहब को, इस पे क्या तकलीफ है कि ये 4 सीनियर मोस्ट जो है, जो भी है, काजी फरीद साहब को भी ले लें, जो 4 सीनियर मोस्ट है उनको हम बना देते हैं। बात तो लॉजिकल है आपकी, है? बात तो लॉजिकल है आपकी। क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? देखिए इसी फजल रहमान साहब को सदर बनना है, इसलिए बनना है कि अभी तक कोई अमामे वाला पाकिस्तान में सदर नहीं बना। ये भी तो रवायत पूरी करनी है ना सर। ज़ियाउल हक को आप कहते तो हैं, नहीं इमामा नहीं था। हाँ इमामा नहीं था, मगर गाड़ी भी नहीं थी। सर नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया और इमरान खान को मुखातिब करके कहा है कि अल्लाह से डरो और आजिज़ी सीखो, जैसा कर रहे हो वैसा भर रहे हो, या जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा, तो क्या कहते हैं आप? नहीं तो अल्लाह से इमरान खान वही कर रहे हैं, जैसा उन्होंने किया है वही भर रहे हैं। देखिए जो इमरान खान का जो नवाज शरीफ की बात है उसका मतलब ये कह रहे हैं कि तुमने मुझे बंद किया था, यही कह रहे हैं ना, और मैंने तुम्हें बंद कर दिया। जी ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि मुझे कहा था कि गले में रस्सी डाल के घसीटूंगा। हाँ, घसीटूंगा, तो जैसे तुमने किया था वैसे मैं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला जो है वो बराबर करता है। ठीक है, मैं इस पे इसलिए ज़्यादा बात नहीं करना चाहता कि मेरा ज़ाती व्यू है कि पाकिस्तान में अब ये ज़ातियात के ऊपर गुफ्तगू करना बंद होनी चाहिए कि इमरान खान की ज़ात के बारे में गुफ्तगू हो रही है, और ये भी बंद होना चाहिए कि वज़ीर आज़म जब फारिग होगा वज़ीर आज़म निकल के जेल जाएगा, घर नहीं जाएगा। ये एक रवायत बना ली ना हमने, ये हमारी रवायत है ना कि जब जैसे ही वज़ीर आज़म ख़त्म होता है सीधा जेल जाता है, घर नहीं जाता कोई। तो अब शायद पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म ऐसा आना चाहिए जो घर जाए। मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता कि हमारी कौम मुस्तकिल मिजाज क्यों नहीं है, चाहे वो जमहूरियत हो या आमरीत हो, हम मुस्तकिल मिजाजी से उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जमहूरियत चलती है तो कहते हैं, या आमरीत याद आती है, आमरीत आती है तो हम सोचते हैं कि यार ये जमहूरी दौर कब आएगा। तो हम हर 10 साल के बाद इस सिचुएशन में क्यों फंस जाते हैं हमेशा आके? मैं आपकी बात से टोटली डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, हमारी कौम बिल्कुल मुस्तकिल मिजाज है। अच्छा, हमारी कौम को चलाने वाले हमें हर 10 साल बाद नया ड्रामा दिखाते हैं। हमारी कौम 47 में आज़ाद हुई थी, 47 से मुल्क बना था, कौम बिल्कुल साथ चलती रही। कौम ने 70 में इलेक्शन में वोट डाला, उस इलेक्शन के वोट के बाद मुल्क 200 में अलग अलग हो गया। 70 से लेकर आज 2024 वो हो गए 54 साल। कौम ने ये डिसाइड कर लिया कि इस मुल्क में ना कभी मुनसिफाना इंतखाब होंगे, ना कोई बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर आज़म आएगा, ना कभी ये सिस्टम तब्दील होगा, ना कभी आम आदमी की बेहतरी होगी, और ये जिसकी मजबूरी है वो पाकिस्तान बैठा रहेगा,
जिसके पास दो पैसे वो पाकिस्तान छोड़ देगा। ये मुस्तकिल मिजाजी पाकिस्तान के अंदर है और शायद किसी मुल्क में नहीं है। एक और चीज मुस्तकिल मिजाजी कौम ने दिखाई, इलेक्शन में हम कभी मौलवी को नहीं लाएंगे। ये दो चीजें पाकिस्तानी कौम ने 1970 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तानी कौम इसमें मुस्तकिल मिजाजी से अमल कर रही है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि फॉर्म 45 और 47 में फर्क आएगा। तो ये आप जो कह रहे हैं ना डेमोक्रेसी और ये डेमोक्रेसी और फिर मिलिट्री और डेमोक्रेसी मिलिट्री, ये आप समझें कि चेस बोर्ड है। ये मतलब आप समझें कि खेल हो रहा है और ये खेल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एस्टेब्लिशमेंट खेल रही है और सियासतदान इस खेल के मोहरे हैं। और अवाम क्या है? अवाम तो कंसर्न ही नहीं है ना। अवाम की कोशिश है कि किसी तरह वीजा लग जाए। एम आई राइट? आप मुझे बता दें कि हालात ऐसे पैदा कर दिए ना। नहीं ये आज तो नहीं पैदा हुए हैं। ये 70 साल से 1971 में ये फैसला हो गया था कि ये दुकान नहीं चल सकती, गलत हो गई है। ये फैसला हो चुका है। आप जितना मर्जी गौर कर लें, जितना मर्जी आप इसको डीपली जाते जाएं, ये फैसला है कि यार इस दुकान में कहीं डिफेक्ट है। आप चाहे मेरी बात को माने या नहीं माने, मुझे गैर मुबी वतन कह दें, कुछ और कह दें, ये फैसला सेटल हो चुका है। इसीलिए वो जो 70-80 बिलियन डॉलर बाहर पड़ा है, वो इसलिए बाहर पड़ा है कि उन्हें पता है यार यहाँ ये सेफ नहीं है। उन्हें पता है कि यहाँ सेफ नहीं है, यहाँ आएगा तो कहीं और हो जाएगा। तो ये जिसे कहते हैं ना होप, जिसे कहते हैं ना होप इस मुल्क के अंदर, वो नहीं है। और फिर मैं आपकी पहले वाले सवाल पर आता हूं। पहले वाले सवाल पे आता हूं। जो डिस्कशन हुई है बड़े साहब की कराची में, वो किस बात की थी? उनका जिस्ट क्या था? इकोनॉमी रिलेटेड? नो, इकोनॉमी से मायूस नहीं हो, यही बात कर रहे थे ना वो। क्या मतलब कहने का? कभी कोई आदमी ये बात क्यों कहता है कि मायूस नहीं हो? इसका मतलब सूरत हाल खराब है। नहीं, जब ना मायूसी की कहीं पे हवा चल रही होती है, जब भी आप कहते हैं ना यार ना मायूस नहीं हो, ये सही हो रहा है या सही होने जा रहा है, तो ये नामायूसी कहां से पैदा हो रही है? क्यों पैदा हो रही है? नामायूसी इसलिए पैदा हो रही है फैसल कि 1971 में ये फैसला हो गया था कि ये मुल्क फौज चलाएगी या एस्टेब्लिशमेंट चलाएगी। बल्कि 58 में ही हो गया था, अयूब खान के जमाने में। बल्कि मैं तो कहता हूं 47 से पहले ही हो गया था कि ये फौज का मुल्क है। 47 से पहले कैसे हो गया था? मैंने आपको एक दो पहले भी बताया था। मैं आपके पास दोबारा रेफर कर देता हूं कि एक किताब निकालें, उसका नाम है पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया बाय B.R. अम्बेडकर। उसने एक किताब लिखी 1942 में जिसका नाम है पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसने लिखा कि जो इंडियन रॉयल आर्मी है, इसके अंदर जो पंजाबी पठान की मेजोरिटी है, जो कंपोजिशन है, और जो पंजाबी पठान का रेवेन्यू आ रहा है, जितना वो कमाते हैं, जितना उनका रेवेन्यू है, इनका सिर्फ एक ही हल है कि इनको अलग मुल्क दे दिया जाए। उसने इसके ऊपर 50 सफ़े लिखे हैं। आप जाएं गूगल पे, अब वो गूगल पे डाउनलोड हो चुके। इसका नाम है पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया बाय B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर वो आदमी था जिसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। B.R. अम्बेडकर वो आदमी था जो कि सबसे ज्यादा मुखालिफ था एक जमाने में गांधी का। वो शेड्यूल कास्ट का आदमी था, ठीक है। उस आदमी ने ये किताब लिखी, ठीक है। उसने उसमें एक सवाल किया। उसने कहा ये जो इंडियन आर्मी है, मुसलमानों की आर्मी है, जब इंडिया आजाद हो जाएगा, ठीक है, ये आर्मी आ गई, हमने इस आर्मी को लगा दिया। वो 54% आर्मी के पर्सनल जो थे उस वक्त इंडियन आर्मी में, वो मुसलमान थे, पंजाबी पठान। उसने कहा कि अगर ये आर्मी इंडिया यूनाइटेड रहता है और ये आर्मी रहती है, कल को अफगानिस्तान हमला करता है, तो हमारे साथ होंगे या अफगानियों के साथ होंगे? तो इन बेचारों का एक ही इलाज है, इनको लगकर, इनको नहीं, इस आर्मी को मुल्क दे दो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात 42 की किताब है, लिख चाहो तो डाउनलोड करके पढ़ो डाउनलोड करके। मैंने नहीं लिखी है, 42 में लिखी है, 50 सफ़े लिखे हैं उसने इस सब्जेक्ट के ऊपर, 50 पेजेस। मैं अपनी बायोग्राफी जो लिख रहा हूं, ऑटोबायोग्राफी, उसमें उसको पूरा रिप्रोड्यूस कर रहा हूं, उसकी चीजें रिप्रोड्यूस करने जा रहा हूं कि ये क्या कह B.R. अम्बेडकर क्या कह रहा है। तो आप क्या कह रहे हो? ये कोई नई कहानी है?
ये कोई नई कहानी है जो हो रही है। उसने कहा कि इस आर्मी को मुल्क दे दो। उसने लिखा, पूरा रिप्रोड्यूस किया, कागज बनाया कि ये रेवेन्यू, ये खर्चा, ये रेवेन्यू, ये खर्चा, ये यूं, ये कश्मीर, ये बॉर्डर, ये पूरी कहानी, एवरीथिंग। ऐसा लगता है कि आज उसको पढ़ोगे ऐसा लगता है कि आप 2024 से बैठे हो। बीएलए ने पाक फौज के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, हमारे फौजी शहीद हुए। अभी हमारी जो पाक फौज ने बीएलए के गिर्द घेरा तंग किया हुआ है, 6 दहशतगर्द मारे हैं। तो सर आपके ख्याल में ये जो अलैदगी पसंद तंजीमें हैं बलोचिस्तान की, इनको ताकत से कुचलना ही इसका हल है या मुज़ाकरात भी कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है? देखिए, 2-3 चीज़ों को हमें गौर करना पड़ेगा। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था कि बलोचिस्तान या दुनिया का कोई भी ऐसा इलाका जो किसी डेवलपिंग कंट्री में होता है और मिनरल में रिच होता है, वो हमेशा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का अड्डा बनता है, एपी सेंटर बनता है। मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि बलूचिस्तान आज एपी सेंटर है ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ चाइना और इंटरेस्ट ऑफ यूएस के, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी जो उसे कहते हैं आप, इंसर्जेंसी जो है ये कोई नई नहीं है। बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी 1948 में शुरू हुई थी और पहली इंसर्जेंसी की थी खान खल्लाद के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने, जो पहाड़ पे चले गए थे। उसके बाद नौरोज़ खान हैं और बहुत सारे इंसर्जेंसी हैं। आज भी बीएलए की शक्ल में इंसर्जेंसी मौजूद है। सवाल ये है कि क्या इंसर्जेंसी के पीछे कोई इकोनॉमिक रैशनल और पॉलिटिकल रैशनल है, या ये सिर्फ किसी थर्ड पार्टी लाइक इंडिया या किसी और की साजिश है हमारे खिलाफ? मैं इस बात से कभी एग्री नहीं करूँगा कि ये साजिश है। यस, इंसर्जेंसी के जब है तो उन्होंने एक चिंगारी को भड़का रहे हैं वो, मगर चिंगारी हमारी अपनी है। बीएलए को आप जितना मर्जी क्रश कर लें या जितनी मर्जी क्रश कर लें, आपको बलूचिस्तान के अंदर एक नेगोशिएशन और सेटलमेंट करनी पड़ेगी। और ये सेटलमेंट जो बलूचिस्तान की जो होगी ये पॉलिटिकल बुनियादों पर होगी। और इसका सबसे पहला इलाज होना चाहिए, अगर आपने इसको ख़त्म करना है तो बलूचिस्तान को उसके नेचुरल बुनियादों पर सूबों को डिवाइड करें। मतलब बलूचिस्तान के मजीद सूबे बनाए? जी, देखिए, बलूचिस्तान में आप एक चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहे। बलूचिस्तान में लोरालाई, पशीन और कोयटा जो इलाका है, इसका कोई ताल्लुक बलोच इलाके से नहीं है, वो पश्तो इलाका है। उसका कोई ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बलूचिस्तान में एक रियासत कलात है, एक रियासत खारान है, एक रियासत पकरान है, एक रियासत लजबेला है, ठीक है। ये 4-5-6 रियासतें हैं। इसको जोग्राफिकल बुनियादों पे सेटल करें, उनके साथ गुफ्तगू करें, उनके साथ बात करें और सीधे चीज़ों का फैसला करें। ये आप एक बलूचिस्तान जिसका जो लोरालाई पशीन से शुरू होकर हब पे ख़त्म होता है, हब पे 700-800 मील का बड़ा प्रोविंस है। अच्छा, सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, तो बात को तो वापस ला रहा हूँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मगर एक जुमला बोला है शायद चीफ आर्मी स्टाफ ने कि हमारे सूबे ओवर स्ट्रेच हो गए हैं। और बिल्कुल ठीक है कि हमारे सूबे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान ये मैनेजेबल ही नहीं है, गलत है ये। नहीं सर, वैसे मुझे ये बताएं कि हमें सूबे बनाने में मसला क्या है? हम सूबे क्यों नहीं बनाते? मतलब कराची को बनाने की बात होती है, जनूबी पंजाब को, सिर्फ बातें ही होती हैं, बनाने में क्या मसला है? क्यों नहीं बनाते? रीजन क्या है इसका? एक तुमने देखा है वो ताश को खड़ा करके हाउस ऑफ कार्ड बना देते हैं। इस्लामाबाद की इमारत है, ये हाउस ऑफ कार्ड पे खड़ी है। अगर एक कार्ड भी गिराया पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। नहीं सर, 18वीं तरमीम के बाद तो अबे भाई, मैं ये कह रहा हूँ 18वीं तरमीम ने तो सूबों को स्ट्रॉन्ग कर दिया है ना। ये एक हाउस ऑफ कार्ड है, ये कार्ड गिर जाएंगे सब, ये पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी अगर मजीद सूबे बने। आपको कोई भी कार्ड के अंदर एक कार्ड भी हिलाया ना, कोई चीज भी हिलाई पाकिस्तान में, ये कार्ड पाकिस्तान में एक सिस्टम का एक कार्ड भी हिला ना,
ये पूरी सिस्टम गिर जाएगी इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद एक हाउस ऑफ कार्ड है, मैंने क्या कहा आपको, इस्लामाबाद एक हाउस ऑफ कार्ड है जो बिल्कुल गैर पुख्ता बुनियादों पे खड़ा है, जिसको कैपिटल को ट्रांसफर नहीं होना चाहिए था, जो गलत हो गया, चला गया वहां पे। अब उसमें आपको, अगर आपने हाउस ऑफ कार्ड पंजाब को 2 सूबों में डिवाइड किया, सपोज करें, पहला सवाल होगा वाई नॉट फ्रंटियर, फिर सवाल होगा वाई नॉट बलूचिस्तान। तो सर कर देना, क्या इशू है इसमें? फिर सवाल पैदा होगा वाई नॉट सिंध, कराची। तो आपकी तो सारी सियासत, आपकी सारी पॉलिटिक्स, आपकी सारा जोड़ तोड़, आपकी सारी कहानी वो सब खत्म हो जाएगी। आगे चलें। यानी कि मैनेज करने वालों को के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। अच्छा, और सुने, आगे सुने, आपकी जो सूबों की जंजीर है वो क्या है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी बुनियाद पे है ना। जी, ठीक है। वो कि आपको ये नारा अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल, मैं तो इस पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपकी जो आपकी यूनिटी की बुनियाद आपने मजहब बनाया हुआ है। अब जब आप डिवीजन करने जाएंगे, वो किस बुनियाद पर होगा? लसानी। जब लिसानी बुनियादों पर होगा तो आपकी जो दुम पे पैर रख दिया ना आपने कि भाई जो आपका, तो आपने तो कहा था कि ये 4 सूबे उस जमाने में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, तो हमने इसको पाकिस्तान बना दिया। अब आप इनको डिवाइड कर रहे हैं लिसानी बुनियादों पे, तो आपकी तो जो इस्लाम के नाम का जो आप चूरन बेच रहे थे, वो चूरन तो जरा मुश्किल खत्म हो गया ना, तो वो चूरन आपका नहीं बिक पाएगा ना। आप तो चाहते हैं कि जंजीर जो बने, इस मुल्क की जो जंजीर बने, वो तो मजहब के नाम पे बने ना। वो जंजीर तो टूट गई ना लिसानी बुनियाद पे जब आ गया, तो कि ना आप क्या करेंगे? पंजाब को सरायकी बनाएंगे ना, सिंध को सरायकी करेंगे, पाकिस्तान को। तो ये आप तो पूरी सिस्टम को चेंज करने जा रहे हैं ना। अच्छा, इसलिए आपने क्या किया हुआ है कि आपने आइन में जो तरमीम सूबे बनाने का लॉ है वो इतना मुश्किल कर दिया, पॉसिबली कभी नहीं होगा। 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट एंड 2/3 ऑफ द असेंबली। अब आप मुझे बताएं, सिंध की असेंबली 2/3 क्यों पास करेगी सूबे को डिवाइड करने के लिए? तो आपका ये सिस्टम नहीं चल सकता, सूबे बनाने पड़ेंगे, और आप ये सूबे नहीं बना के ये डिप्राइव करते जा रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा इसको आगे और लेके चलें। सूबे बनाने में सबसे आगे कौन होगा? पंजाब। आज पंजाब के पास 155 सीटें हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी सूबे को साथ लेके चलने की किसी फाइनेंशियल मैटर में, क्योंकि पाकिस्तान में फाइनेंशियल मैटर नेशनल असेंबली में पास हो जाता है, उसको सेनेट में जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो पंजाब के पास, पंजाब को पागल कुत्ते ने काटा है कि सूबे बनाएगा। समझ आई क्या कह रहा हूँ मैं आपको? पंजाब के पास मेजॉरिटी है तमाम सूबों से के बगैर टू पास मनी बिल। तो लाहौर, तख्ते लाहौर को क्या जरूरत है कि पंगे लेने की? तख्ते लाहौर को क्या जरूरत है कि वो अपने हाथ से इतनी बड़ी पावर, 3 सूबों का जो रूल उनके पास है मनी का, वो अपने हाथ से निकाल दे? इसलिए सूबे कभी नहीं बनेंगे। अच्छा, अब जब सारी गल्ला ही खाली हो गया अब देखें क्या होता है। देखिए 155 सीट है, आप आज एक तरमीम कर दें, हुआ खुद ब खुद बन जाएगा। आप ये कह दें कि मनी बिल सेनेट में जाएगा। आज आप छोटी तरमीम करें, बिलावल साहब को बुलाएं, उन्हें कहें सर आप बड़े सूबों के शौकीन हैं ना, आप मनी बिल को सेनेट में ले जाएं। फिर देखिए क्या करते हैं। ये असेंबली में बजट आता है, उसमें जो दिल चाहे आप टैक्स लगाएं, जिस तरह चाहे एलोकेट करें, जो दिल चाहे बजट पास करें। कौन पास करेगा? अगर पंजाब की मेजोरिटी चाहेगी तो नहीं होगा, तो नहीं चाहेगी नहीं होगा। उनको क्या तकलीफ है सूबों को इन्वॉल्व करने की? 3 गुलामों को क्यों साथ में शामिल करें वो अपने डिसीजन में? समझ आई या नहीं आई तुम्हें बात? ठीक है, पंजाबी सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगी, और वो क्यों चाहेंगे खत्म हो? तो फिर ये आपको समझ नहीं आ रही? समझ आ रही है तो इसका क्या दीजिए। अच्छा, ये इसको पीछे जाओ। ये पोजीशन 71 से पहले ईस्ट पाकिस्तान के पास थी। ईस्ट पाकिस्तान के पास पूरी गवर्नमेंट, पूरे पाकिस्तान की मेजोरिटी थी लार्जर देन दीज 4। जब ये टपते थे पंजाबी कि हमें ये बंगाली मार रहे हैं, जब ये सारे कहते थे यही बंगाली। अच्छा, इसलिए इन्होंने, अगर आपको याद हो, एक जमाने में बनाया था कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की असेंबली की सीटें बराबर होंगी। याद है आपको?
56 के आइन में। अब इनको समझ नहीं आ रही। अब मियां नवाज शरीफ या इमरान खान को किस पागल कुत्ते ने काटा है या फौज को कि वो ये पंजाबी सुपरमेसी खत्म करेगी। मगर मैं इनको ये समझा रहा हूं कि चंदा अब आपके दाने मुक गए। ये बात जो मैं आपको कह रहा हूं ना, ये कोई पाकिस्तान में नहीं कहेगा, किसी को इतनी इस चीज की इतनी समझ ही नहीं है। ये जो मैंने बात की है ना आपके सामने, ये थोड़ी सी टेक्निकल है। लोग उसको इतनी इस पैराए में नहीं देखते कि सूबे नहीं बन रहे, सूबे नहीं बन रहे, सरायकी नहीं बन रहा, सरायकी नहीं बन। ओ भाई, सरायकी क्यों बन जाएगा? हर इलेक्शन से पहले 4 सरायकी खड़े हो जाते हैं याद है आपको? हर इलेक्शन से पहले 5 सरायकी आते हैं, खुसरो बख्तियार और पता नहीं कौन, वो जो अपने दरेशक साहब और 5-6 आ जाते हैं। ठीक है, वो सरायकी सूबा बनाने की बात करते हैं। ठीक है, कभी वो पीटीआई में चले जाते हैं, कभी वो पीएलएल में चले जाते हैं। जब वो असेंबली में आ जाते हैं फिर वो सरायकी सूबे को भूल जाते हैं। अभी आपने बात की, पाकिस्तान के मतलब की बात हुई, और उससे पहले भी हम डिस्कशन करते रहते हैं कि आप इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म पे आप काफ़ी बोलते हैं। तो आप अब तो सर कोई ऐसा मतलब शिद्दत पसंदी का मामला नहीं है पाकिस्तान में? क्या नहीं है? शिद्दत पसंदी का तो बिल्कुल साफ नमूना आपके सामने है ना, बिल्कुल साफ नमूना है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब पाकिस्तान आ जाए, आ सकते हैं सर? उनका केस कोई इतना ज्यादा वो तो नहीं, आ सकते हैं, आ जाएंगे सर वो? नहीं आ सकते हैं। हाँ ना, जवाब दो। मेरा ख्याल है इन फ्यूचर आना चाहिए। गामदी साहब आ सकते हैं? बताओ ना तुम मुझे, पाकिस्तान के कितने लोग हैं जो गामदी साहब की सेंसिबिलिटी को कोई डिसएग्री करता है कि उससे सेंसिबल आदमी नहीं है? सब मानते हैं ना सेंसिबल आदमी है। ये तो मानते ना, ये तो मानते ना कि वो आदमी तमीज से जो भी है, मेरा उसका इख्तलाफ हो सकता है। वो तो गामदी पाकिस्तान आ सकते हैं, पाकिस्तान में रह सकते हैं। जाकिर नाइक आ सकता है, गामदी नहीं आ सकते। बताए ना आप मुझे। तो आप ये कह रहे हैं कि मजहबी शिद्दत पसंदी का ये हाल है कि फजलुर रहमान साहब जो जिंदगी में काउंसलर का सीट लाहौर में 25 वोट नहीं ले सकते काउंसलर के लिए, वो 1.5 लाख का जलसा करते हैं मीनार पाकिस्तान पर। पीटीआई जो वहां पर कम से कम 7 में से 6 सीटों में जीत चुकी है, अगर 45 फॉर्म लगा दे वो जलसा नहीं कर सकती। एक सवाल पूछ रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट आंसर दीजिएगा। तो क्या इंडिया से हमारी तिजारत होनी चाहिए? आपको लगेगा कि ये सवाल कहाँ से आ गया, मगर ये अगले सवाल से जुड़ा हुआ है, हाँ या नहीं में जवाब दीजिएगा। हाँ, ये उसमें नहीं क्या सवाल है? इंडिया से भी अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इंडिया ताल्लुकात नहीं, इंडिया से ताल्लुकात तो हमें एक जिस तरह यूरोपियन यूनियन थी इस तरह यूनियन माननी चाहिए। तो आप मुझे फिर एक बात बताएं, आप यहाँ पर पाकिस्तान में मजहबी शिद्दत पसंद की बात कर रहे हैं, वहाँ मोदी भी तो मजहबी शिद्दत पसंद है, मजहबी वहां पे भी तो वही बैठा हुआ है। हाँ, आपको वो सेट लग रहा है? मोदी, मेरी बात सुन, पहली बात सुने, दो फर्क है। पाकिस्तान में मजहबी जमातों को वोट नहीं मिला, नहीं मिला ना, नहीं मिलता। मोदी को मिला तो सर शिद्दत नहीं, मोदी का नहीं, तो वहां ज्यादा बाद में आते ना, बाद में आते कि शिद्दत पसंद। मोदी के पास पब्लिक सपोर्ट है, बिल्कुल है। इन मौलवियों के पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है। पहली बात, पहला डिफरेंस। आपके प्रोग्राम में मैंने एक बात की थी, याद है आपको? मैंने एक प्रोग्राम में बात की थी जिसके ऊपर इंडियन मेरे जो व्यूअर हैं उन्होंने मुझे बहुत, अगर आप देखें तो बड़ी गालियां दी थी। मैंने उसमें कहा था कि इंडिया का जो चीफ मिनिस्टर है यूपी का, वो बड़ा अच्छा इंसान होगा, बहुत अच्छे आदमी है, मगर जो उनका ड्रेसअप है वो एक पर्टिकुलर हिंदू माशरे का है और ये कोई अच्छा ओमेन नहीं है सियासत के लिए। बिल्कुल। 24 सीटें हारी है मोदी ने इस दफा, 24 सीटें हारी हैं यूपी में, 24 सीट्स यूपी में हार गया मोदी इस इलेक्शन में। ये इलेक्शन जो अभी हुआ है, इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर था, ये आदमी, कोई इसमें खराबी नहीं है, मैं बिल्कुल इसकी रेस्पेक्ट करता हूं, बहुत अच्छा इंसान होगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, हो सकता है बहुत अच्छा इंसान हो, मगर मैं इस बात का बिलीवर हूं कि किसी भी मजहब की डिमॉन्स्ट्रेशन पॉलिटिक्स में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मेरे फरके का मामा हो या टोपी हो या दाढ़ी हो या जो कुछ हो। मैं इसका बिल्कुल फर्म बिलीवर हूं कि फैसल की शक्ल देख के मुझे पता नहीं लगे कि ये यहूदी है, मुसलमान है या काफिर है या हिंदू है या बुद्धिस्ट है। सबका लिबास, सबका हुलिया एक सा होना चाहिए। तो सर मोदी भी तो वहां पे उसी तरह की ड्रेसिंग करते हैं। अबे तो वही तो, जब तो हार गया, मैं यही तो समझाने की। मोदी नहीं करता ड्रेसिंग, नो, मोदी ने कभी ड्रेसिंग नहीं की। मोदी ने तो ड्रेसिंग, जब मोदी ने ड्रेसिंग, ये ड्रामेबाजी ड्रेसिंग की शुरू की, ही लॉस्ट इट। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं
मैंने आपके प्रोग्राम में कहा रिकॉर्ड निकाल के देख लेना और उसके ऊपर कमेंट देख लेना। जब मैंने आचार्य, जो भी इसका नाम है, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी का, मैंने कहा कि ये जो आचार्य है, इलेक्शन से पहले वाली भी मैंने कहा ये आचार्य जो बंदा बैठा हुआ है यूपी का, ये मोदी की यूपी में पोजीशन को खराब करेगा और आप देखिएगा ये खराब होगा। और खराब हुआ और मोदी ने यूपी में 24 सीटें हार दी, बिकॉज कोई भी रीजनेबल आदमी दुनिया में कभी, दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में कभी किसी मजहबी आदमी को पॉलिटिकल वोट नहीं देगा। ये मेरी बात कहीं लिख लो। तो इंडिया में मजहबी शिद्दत पसंदी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं, मजहबी शिद्दत तो है, आरएसएस है, आरएसएस है ना, आरएसएस की कोई मजहबी शिद्दत पसंद जमात है। मगर आप मुझे कहते हैं कि बीजेपी एक मजहबी शिद्दत पसंद जमात है उस शक्ल में, जिस शक्ल में तालिबान है, तो मैं नहीं मानूंगा। मैं ये नहीं मान सकता कि बीजेपी और तालिबान एक सी पार्टी है। और जमात इस्लामी, जमात इस्लामी ठीक है, पर जमात इस्लामी की तो पाकिस्तान में हैसियत ही कोई नहीं है। क्या हैसियत है जमात इस्लामी? क्या चीज है? कोई मुजाहिरा दिखा दो, अभी जो मुजाहिरा किया है, मुझे किसी मुजाहिरे में 5,000 आदमी दिखा दो और 5,000 में से 4,900 को पहचानता हूं मैं, वही आते हैं। जो 5,000 आते हैं ना, उनमें से 4,900 उनके कारकुन होते हैं, बेचारों के 5,000 कारकुन हैं। नहीं सर, बड़े बड़े मुजाहिरे उन्होंने अभी मैं चंदा, मुझे कोई मुजाहिरा, मैं कराची छोड़ के चला जाऊंगा अगर किसी जमात के मुजाहिरे में 8 से 10,000 से बंदा ज्यादा हो, और अगर उस मुजाहिरे में 70% कारकुन नहीं हो, तो जो बाकायदा रजिस्टर्ड कारकुन है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, मगर सियासत उनके करीब से नहीं गुजरी। मतलब वो कभी जिंदगी में मर जाएंगे बेचारे, वो मर गए बेचारे, सादुल हक साहब मर गए, काजू हुसैन अहमद साहब मर गए, मौलाना मौदूदी साहब इंतकाल कर गए, ये सब मर जाएंगे। ये कभी किसी सियासत में, सूबाई असेंबली में या कौमी असेंबली में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, मैं दोबारा आपसे बात कर रहा हूँ, और वो जिसमें आपने कहा था कि काजी साहब हुसैन अहमद साहब कहते हैं ख्वातीन की बात और ये बात, ठीक है, मैंने आपको शायद अपने प्रोग्राम से पहले एक बात बताई थी, ठीक है। आप अभी जाएं, आज का अखबार है, डॉन है शायद, मे बी डॉन है या ट्रिब्यून है, उस डॉन और ट्रिब्यून में एक तस्वीर लगी हुई है कल के इलेक्शन में, जो श्रीनगर में औरतों का पोलिंग स्टेशन में लाइन लगी हुई है। हाँ, ये सवाल सर मुझे पूछना है कि वहाँ इलेक्शन सुन लो ना बात पूरी, स्टेशन पर बहुत ज्यादा रश है, सुन लो ना, लगी हुई है औरतों के पोलिंग स्टेशन पर, ठीक है, और वो कोई मिडिल क्लास की लोकेशन है श्रीनगर की। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं उसकी फोटो, उस तस्वीर की फोटो लो और काजी साहब को भेज दो, और उस हाफिज साहब को, हाफिज नईम को भेज दो। ये ना शब्बर साहब ये कह रहे थे ये वाला लिबास एक्सेप्टेबल है। किसी औरत ने, किसी भी एक भी औरत ने ये वाला पर्दा नहीं लिया, एक भी लड़की औरत लाइन में लगी है, किसी का लिबास बेहयाई वाला नहीं। सुन लो मेरी बात पूरी, किसी एक का लिबास बेहयाई वाला नहीं है, ठीक है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो वहां लाइन लगी हुई है श्रीनगर की पोलिंग स्टेशन पर, कोई कम से कम 40 औरतें हैं। मैं जो हाफिज नईम साहब को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या शिया को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हमारे मौलवियों को, ये हमारा ट्रेडिशनल मिडिल क्लास का लिबास है औरतों का। अब आप कहीं अरबी से इम्पोर्ट करके ले आए, मेरे साथ उसकी गुफ्तगू नहीं करें। ये जो लिबास आज पहने खड़ी है ना, वो औरतें जाके देखें, वो कोई किसी ने बनाई नहीं है, वो जेन्युइन वो औरतें हैं जो वोट डालने के लिए आई हैं पोलिंग स्टेशन पर। सर आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल है। वो अगर उन खवातीन ने, जो 40 खवातीन जो तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर उन्होंने नकाब नहीं किया हुआ, तो एक औरत के नकाब नहीं है। नहीं, मैं कुछ और कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा कल्चर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सर हमारा कल्चर क्या ये नहीं है कि हर बंदे को अपनी मर्जी से लिबास पे? कोई औरत दिखा दो जिसने चेहरे पे नकाब लिया हो, जैसा बुशरा बीवी लेती है, तो मैं इसराइल चला जाऊंगा। कोई एक औरत दिखा दो, ये बंदा बैठा है या तुम्हारे बैठे हैं, ये बाहर जाके पूछ लेना। तो सर आपको नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरह का पर्दा बुशरा बीवी करती हैं, ऐसा पर्दा करने वाली इमरान खान की नानी, चाची, दादी, या तुम्हारी नानी, चाची, दादी, फूफी कोई अगर है, अगर हो, तो मैं इसराइल हिंदू हो जाऊंगा। आपको इस पे एतराज है? एतराज है।
आपने इमरान खान के सामने एतराज उठाया? इमरान खान के खिलाफ इतना एतराज उठाया मैंने कि मैंने उनसे कभी मैं शायद वाहिद आदमी हूं जिनके साथ उन्होंने इस बात की पंगेबाजी हुई। तो सर अगर कोई खातून है अपनी मर्जी से पर्दा कर रही है, नकाब कर रही है, उसमें आपको क्या मसला क्या है इसमें? पहले तो मेरी जब इस वाले पर्दे हैं, मुझे पहले डिसाइड करना पड़ता है कि वो खातून है या बंदा है। तो सर उसकी मर्जी है मुझे ना, पता ही नहीं कि नहीं वो लेडीज में जेंट्स नहीं आ जाए कहीं। सर पाकिस्तान का यार मेरी बात सुनो, जेंट्स का टॉयलेट, अबे मेरी बात सुनो, जेंट्स का टॉयलेट अलग होता है, मेल का फीमेल का अलग होता है ना। तो वो जिस तरह के पर्दे वाले को तो मुझे सिक्योरिटी की इशू आता है पहले तो, कि मुझे क्या पता वो औरत नहीं मर्द है। वो मौलाना नहीं निकला था लाल मस्जिद से बुर्खा पहन के। मैं ये कह रहा हूं सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि मर्द है या औरत है। अगर सिर्फ आंखें नजर आ रही हैं तो भाई ये पूछ रहा हूं तुमसे। तो सर यही सेम इशू अगर कोई मर्द वैसे लड़की खातून जैसे मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं तो ये इशू तो वहां भी होगा। तो मैं इसलिए तो बताऊं, इसलिए तो अलाउड नहीं है इस्लाम में। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम मेरी बात नहीं समझते, तुम मेरी बात नहीं समझते। मैं ये कह रहा हूं कि हज में अलाउड नहीं है ना, है अलाउड? सवाल है आपसे, है? नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताओ ना। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो पर्दा है चेहरे? पर्दा नहीं है, ये अरबी कस्टम है। 1970 से पहले कोई खातून इस तरह का पर्दा करती हो अगर, तो मैं इस साइड चला जाऊंगा। हमारे यहां भी औरतें, सुन लो मेरी बात सर, आपने सुन लो मेरी बात सुनो, पर्दा करती थी, मर्दों के सामने नहीं आती थी, नकाब होती थी, वो अलग चीज है। वो मर्दों के सामने कभी नहीं आती थी। मेरी दादी कभी मर्दों के सामने नहीं आई, सॉरी दादी नहीं, परदादी, ठीक है। तो उसका एक अलग कल्चर था। गलत या सही मैं इसकी बात, अभी मैं मजहब की बात नहीं कर रहा, मैं कल्चर की बात कर रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान पाकिस्तान के कल्चर की, मैं अभी कोई बात नहीं कर रहा मजहब की। शबर साहब, आपकी इस बात से मुझे इख्तलाफ सिर्फ इतना है कि आप कह रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा अगर वो इस तरह से नकाब लेती हैं, अपने चेहरे को ढांपती हैं, आपको इस पर एतराज़ है और आपने उठाया भी, आपने इस पर बात की, आपने कहा। तो सर जब आप औरत की खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं, अगर वो अपनी मर्जी से पर्दा कर रही है तो सर इसमें आपको क्या इशू? दो बातें कह रहा हूँ आपसे। पहली बात, मैं इस्लाम के पर्दे पे अथॉरिटी नहीं हूँ, ठीक है। मैंने आपसे पहले कहा, पहले दोबारा कहता हूँ आप। चले सर हम इस्लाम की बात नहीं, मैं दोबारा आपको कहता हूँ, हमारे कल्चर में, हमारे रवायत में, हमारे सिस्टम में मुसलमान औरत 1970 से पहले ये वाली नकाब का केस दिखा दो, मैं इसराइल चला जाऊंगा। तो सर हमने हिंदुस्तान में देखा है कि वहाँ के इलाकों में, गांव देहात में, इवन के हिंदुस्तान में लोग खवातीन जो हैं वो पर्दा मुंह पे नकाब डालती हैं, उसको बोलते हैं घूंघट। अब तो वो सही हो गया और ये गलत हो गया। आप मुझसे पूछेंगे घूंघट में और नकाब में क्या पर्दा है, फर्क है, और फिर मुझसे पूछेंगे घूंघट वो होता है जो इंडियन औरतें लेती है, वो आगे तक लेके आती है, वो घूंघट है, वो पर्दा है, ठीक है। मैं सिर्फ गुजारिश आपसे, नहीं सही या गलत नहीं है, कल्चर है, सकाफत है, मजहब नहीं है। तो सर हमारा भी कल्चर है ना, जैसे कि नहीं, यही तो मैं समझा रहा हूँ यार, मैं यही तो नहीं है, ये मैं यही तो दिखाना अच्छा नहीं। अबे भाई मैं तो कह रहा हूँ, मेरी परदादी भी नहीं दिखाती थी ना, मैं यही तो समझा रहा हूँ तुम्हें। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा कल्चर था हिंदुस्तान का, अरब कल्चर, ये जो सेपरेट नकाब होती है, ये अरब कल्चर है, इसका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, ये कह रहा हूं मैं आपको, बस। बाकी वो कुछ भी पहन ले, वो हैट पहन ले, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं सिर्फ आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, 50s, 60s, 30s, 40s में हमारी औरतें पर्दे में रहती थी, नहीं बाहर आती थी, ठीक है, एग्रीड। वो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। मेरे एक बड़े इंटरेस्टिंग दोस्त हैं पंजाब में, उनकी फूफी ने अपने दादा से बोला कि हमें बुरखा बना दे। तो बुरखा बना दे क्या मतलब? उन्होंने कहा बुरखा बना दे हमें, उसका बुरखा बना दे, बाहर जाओगे तो बुरखा बना पड़ेगी, बाहर क्यों जाना है? तो हमारा कल्चर तो ये था ना, हमारा कल्चर क्या था सुन लो, हमारा कल्चर ये था कि हमारी औरतें डोली में बैठ के जाया करती थी, ठीक है। मेरे वालिद साहब मुझे बताते हैं कि हमारी औरतें जनरली मिलने के लिए जाती थी रात के वक्त, ठीक है, और वो रात के वक्त डोली बैठ के चली जाती थी, आ जाती थी। ये जो ड्रामेबाजी नहीं करते, ये जो आपने सिस्टम बनाया है, ये नहीं था कभी हमारे यहाँ। ये आप ले आए, आपकी मर्जी है, आप लाएं, आप इसके अंदर जो मर्जी पहन ले, मुझे कोई एतराज नहीं है, हेलमेट पहन ले, कुछ पहन ले, मगर मुझे ये नहीं कहो कि ये इस्लामी है, बस मेरा ये एतराज है।
मुझे ये एतराज है, बाकी मुझे कुछ जो दिल चाहे करो। यानी अगर कोई पाकिस्तानी घर में कोई खातून बच्ची हमें देख रही है, अगर वो अपनी मर्जी से अपना चेहरा छुपाकर बाहर निकलती है, उस पर तो आपको एतराज नहीं? कुछ भी करे यार, मुझे एतराज नहीं है, मगर मुझे प्रॉब्लम कभी कभी पड़ जाएगी ये चेक करने में कि मेल है या फीमेल है। आप नहीं पड़ेगी, हंसने की ये बात क्या है, नहीं पड़ेगी, बताओ मुझे। तो वो आपको सही लगता है कि जो मर्दों ने जो है ऐसा लिबास पहना होता है या ऐसा होलिया बनाया होता है कि उनको पहचानने में आपको गलती नहीं होती? मेरे साथ फिर एक प्रोग्राम सेपरेट कर लो, एक अलग प्रोग्राम कर लो 2 घंटे का पर्दे के ऊपर। चलें इस पर सर अलग करो ना, अलग करो ना, प्लान करते हैं। देखिए मेरी बदकिस्मती पता है क्या है, प्रोग्राम कर करके ना मैंने काफी कुछ इस्लाम की चीजें पढ़नी शुरू कर दी है मजबूरी में। फिर तो मैंने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की इन द लास्ट 3-4 ईयर्स की, यार ये किस्सा क्या है। तो आप मेरे से गुफ्तगू कर लें, आ जाए, बैठा दें मौलवी को मेरे सामने। चलें इस पे प्लान करते हैं, बिल्कुल बैठे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अभी आप इंडिया की बात कर रहे थे, इंडिया से तिजारत की बात कर रहे थे, तो आप क्यों इतने सर इंडिया से तिजारत के मामले को लेकर इतना पॉजिटिव क्यों होते हैं? आपको मतलब नहीं, मतलब सर वो तो हमें देखना ही नहीं चाहता ना, वो तो जहाँ निकल गया है वो तो एक अलग बात है, तो हम जबरदस्ती गले पड़े जाके? नहीं, हमसे तिजारत करो, हाथ जोड़े। मेरी बात सुने, कल या परसों का एक इंटरव्यू चल रहा था राजनाथ सिंह का, पता नहीं आप राजनाथ सिंह को जानते नहीं? राजनाथ सिंह पहले चीफ मिनिस्टर था इंडिया का, उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा हमारे बड़े ये कहते थे कि भाई कहीं जा सकता है, पड़ोसी कहीं नहीं जा सकता, और हम पाकिस्तान के साथ, पड़ोसी हमारा, हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कभी ख़त्म नहीं कर सकते। तो देखना चाहे या नहीं देखना चाहे या क्या करना चाहे, कुदरती जो एक वाबस्तगी हमारी इंडिया के साथ है, उसको कोई ताकत दुनिया की ख़त्म नहीं कर सकती, ठीक है। और वो 75 साल से डाइवोर्स हमने बिला वजह डाइवोर्स की हुई थी, वो डाइवोर्स ख़त्म हो गई है। ख़त्म हो गई कैसे? इसलिए कि कश्मीर इशू सेटल हो गया। तो सर बातचीत तो अभी भी नहीं है। नहीं, मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, डाइवोर्स के बाद मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से एक बात बताओ। अभी 3-4 दिन पहले मैं देख रहा था बैठा हुआ टीवी पर, वो यासीन मलिक की बीवी मिशाल मलिक आज़ादी कश्मीर की तकरीर कर रही थी। 25 बंदे बैठे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि फैशन शो चल रहा है। इस तरह आज़ादी ली जाती है? ये आज़ादी की तहरीक है? बताए ना मुझे। जो आज़ादी की तहरीक है पाकिस्तान में, मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराने वाली तहरीक, इस तरह चल रही है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इशू क्या है। आप लोग तो भी बिल्कुल सरसरी बातें कर रहे हो ना। वो जो देखें, इंडिया ने, मैंने आपसे कहा ना कि जो इलेक्शन हो रहा है, इंडिया ने आर्टिकल 370 ख़त्म किया, वो गलत ख़त्म किया। और मैंने आपको एक बात एक प्रोग्राम में कही थी कि मोदी उसको ख़त्म करके पछताएगा। गलत या सही वो बाद में डिसाइड होगा। कल इलेक्शन हो रहा है, हुआ है परसों, अभी शायद होगा, 3 टर्म में इलेक्शन होगा। कश्मीर के मुस्तक़बिल का फैसला ये इलेक्शन करेगा। इस इलेक्शन में मेरे हिसाब से इस वक्त 4 पार्टी हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तानी तो बेवकूफ़ है ना, पाकिस्तानी तो फॉलो भी प्रॉपर नहीं करते ना। 4 पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। एक फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, एक पार्टी महबूबा मुफ्ती की है, एक पार्टी बीजेपी का अलायंस है और एक पार्टी कांग्रेस की है। शायद आई डोंट नो एग्जैक्टली इसी तरह की कोई कम्बिनेशन है। अगर उस इलेक्शन में महबूबा मुफ्ती या फारूक वाली पार्टी मेजॉरिटी ले लेती है ना, तो आप समझे कि आपने तमाचा मार दिया मोदी के मुंह पे, क्योंकि वो दोनों आर्टिकल 370 के फेवर में है। ये जो इलेक्शन है या ये जो मूवमेंट है, ये डिवाइड करेगी कश्मीर की मुस्तकबिल का फैसला। पाकिस्तान में मिशाल मलिक बैठ के 25 बंदों को इकट्ठा कर या हम जो तराने बनाकर कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये जो इलेक्शन हो रहा है कश्मीर में इस वक्त, ये डिसाइड करेगा, जिसमें अच्छी खासी जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि कश्मीर का मुस्तकबिल क्या है। और मेरा ये कैलकुलेशन कहता है कि उसमें महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के लोग अच्छे वोट ले लेंगे और इंडियंस को इस बारे में परेशानी उठानी पड़ेगी। पाकिस्तान तो पार्टी नहीं है इस वक्त, आर्टिकल 370 पार्टी है।
आर्टिकल 370 का मतलब यह है कि कश्मीर एक सेपरेट मुल्क है। मुल्क का मतलब मुल्क कह लें या सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन है, और नॉन कश्मीरी कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। आर्टिकल 370 खत्म हो गया तो आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद अगर वो आर्टिकल 370 को मेंटेन कर गए और ख़त्म रहा तो 50 साल के बाद कश्मीर में मुसलमान 98% मेजोरिटी में नहीं रहेंगे। तो अब आपका इशू ये नहीं है कि हिस्सा बनेगा पाकिस्तान का नहीं बनेगा, वो कहानी तो आप दरिया पानी से बह गया। अब तो आपका इशू ये है क्या 98% मुसलमान रहेंगे या वहां हिंदू लाके बसाए जाएंगे। अब आपका इशू ये है, आप तो पता नहीं किस दुनिया में बैठे। अब इशू ये नहीं है कि मुसलमान आज़ाद होगा, आज़ादी की तो बात भी कोई नहीं करता। अब बात ये हो रही है कि क्या कश्मीर में ऐसी पॉलिसी आएगी कि कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद हिंदू आके बस जाएंगे और 98% मेजोरिटी जो है वो कन्वर्ट होके 50 या 60 पर रह जाएगी। ये खौफ है, इसकी जंग है। अब जो आपकी वाली जंग तो खत्म हो गई, इसको तो भूल जाए। आप जंग खत्म हो गई, तिजारत कब शुरू होगी? यार मेरा कहना है तिजारत तो नेचुरल बात है ना, तिजारत हम क्यों नहीं करते? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। इसलिए नहीं करते कि अगर हम तिजारत करेंगे तो हमारे बिजनेसमैन बहुत सारे नहीं, बहुत सारे जो यहाँ बत्तागिरी करते हैं वो हिंदू बनिए के सामने खड़े नहीं रह सकते। कौन ताजर बत्तागिरी करते हैं? सारे ताजर। अगर आप मुझे सपोज करें, आज मैं एक मिसाल देता हूं, अगर आज मैं आप ज्वेलरी की मार्केट ओपन कर दें, गोल्ड की के आप कहेंगे यार इंडियन ज्वेलर पाकिस्तान में दुकान कर ज्वेलरी बेचेगा, तुम्हारे ख्याल में पाकिस्तानी ज्वेलर से कोई ज्वेलरी खरीदेगा? तुमने उनकी बनवाई, उनकी एक्यूरेसी देखी है कभी? जो ज्वेलरी है, गोल्ड ज्वेलरी है, अगर मैं आज उनको कहूँ ना कि ज्वेलरी की दुकानें खोल लो सदर में आकर, 4 दिन में सारे बंद हो जाएंगे, आपके सारे फारिग हो जाएंगे, बिल्कुल टोटल फारिग हो जाएंगे। जयपुर में इस क्वालिटी की ज्वेलरी बनती है, समझ आई तुम्हें? ये सारे फारिग हो जाएंगे, इनको कोई पूछेगा भी नहीं। अगर मैं हल्दीराम निम्को वाले को अलाउ कर दूं कि तुम निम्को बेचो तो पाकिस्तान के निम्को वाले फारिग हो जाएंगे। आप समझ नहीं रहे खेल क्या है, खेल आपके हाथ से निकल गई है। तो सर ऐसे तो बहुत सी चीजों में हम भी हैं। बताए ना, एक चीज बताए मुझे, बताए स्पोर्ट्स का सामान हमारा, क्या स्पोर्ट का सामान कितने बल्ले बेचे तुम? चलो बेच लोगे 500 बल्ले बेच लोगे ना। अब बल्ले तो आपके इंग्लैंड आपकी टीम नहीं ले रही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या आज पाकिस्तान के सारे बैट्समैन जो पाकिस्तान की क्रिकेट खेल रहे हैं वो पाकिस्तानी बल्ले हैं? तो सर अपने पसंद की बात है ना। अबे तो फिर पसंद की बात तो पे मेरी तहकीक नहीं है। तहकीक मैं बता रहा हूँ, तहकीक तो चेक कर लो ना, बाबर आजम को बुला के पूछ लो पाकिस्तानी बल्ला है, पूछो ना उनको बुला के कि पाकिस्तानी बल्ले से खेल रहे हैं। नहीं है ना, इस वक्त पाकिस्तानी बिजनेसमैन का हमारे पास बहुत कम चीजें हैं जो ट्रेडेबल हैं। मैंने इस इंडिया पाकिस्तान ट्रेड के ऊपर पीएचडी की हुई है, और इंडिया पाकिस्तान ट्रेड के ऊपर मुखालिफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या फौज नहीं है, पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, तो फारिग हो जाएंगे सारे। यार मेरी एक बात सुनो, तुम एक बड़ी अजीब सी बात कर रहे हो। ये मुल्क क्यों बना था? वो तो आपका वाला है ना, पाकिस्तान का मतलब क्या, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। कायदे आज़म क्या कहते थे कि इकोनॉमिक डोमिनेशन ऑफ द हिंदू कम्युनिटी, यही था ना? क्या मतलब था उसका? इसकी तो बुनियादी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर है। देखिए हम ये कहते थे कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते इकोनॉमिक्स के अंदर। हमने तो ये कोशिश की थी कि 70 साल में हम किसी तरीके से इस काबिल हो जाएं कि हम इकोनॉमिक में कर लें, मगर 70 साल में जो आपने बेचा वो बोया वो आपने खुद देख लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप किस दुनिया में बैठे हो, आप क्या चाहते हो? लाहौर से 32 मील है अमृतसर, और अमृतसर से नेशनल ग्रिड लगी हुई है उनके पास, तार लगाना है और बिजली आ जाएगी 6 सेंट वाली। आपकी 17 सेंट की बिजली है, उनकी 6 सेंट की बिजली है। 32 किलोमीटर क्या होता है? 6 सेंट की बिजली है इंडिया में इस वक्त, आपकी 17 सेंट की है। तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये लैंड क्रूजर श्रूजर, ये सब ड्रामेबाजी इसी वजह चल रही है, बत्तागिरी पे। इसको बत्तागिरी कहता हूं मैं। ये तो सारी बत्तागिरी, यही तो बत्तागिरी है।
आम आदमी को तो कुछ नहीं मिल रहा ना। ये जो बत्तागिरी है, ये 6 सेंट और 17 सेंट की बत्तागिरी, यही तो है। तो सर ये जो आप फिर तिजारत की बात करते हैं, तो इससे तो फिर मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर हम तिजारत करेंगे भी तो वहां से लेंगे ही, बिल्कुल 100% लेंगे। तो उनको देने को नहीं तो आप मुझे एक बात बताओ, हिमालय से ऊंची और अल्काइल से नीची दोस्ती चाइना की जो है, उनसे क्या लेते हो या देते हो? इम्पोर्ट ही करते हैं सर, उनको क्या दे सकते? क्या इम्पोर्ट ही करते हैं, उनको क्या दे सकते? क्या देने की? ये इंडिया का होने वाला है। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते। हमें आज नहीं तो कल नहीं तो परसों से खुलना है। देखिए मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बताऊं, अगर आप बाजार में जाएं इस वक्त, एक बड़ा पुराना 2 चीजें आप ले लें। ये जो कराची में सारे बंदे गुटखा खाते ना, ये कहाँ से आता है? इंडिया से आता है। अच्छा, और ये डाबर का आंवला ऑयल, ये सारा दुबई से आता है। अगर आपने ज़्यादा आएँ बाएँ शाएँ की, वो दुबई से आता रहेगा। तो बेहतर है कि इसको ओपन करें और पाकिस्तानी इंडस्ट्री को कंपेटिटिव बनाएं, उनको प्रोटेक्शन नहीं दें। ये प्रोटेक्शन खा खा के इतने ये नॉन कंपेटिटिव हो गए कि ये कारोबार करने के तरीके भूल गए। आप बात समझिए। आवाम को भी फायदा होगा, सस्ती चीजें। जी सस्ती नहीं मिलेंगी। आवाम को काम करने का होश आएगा कि भाई अगर पैसे कमाने हैं तो कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता कि आप जो मजाक बना ले हर चीज का, ठीक। चलें सर आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। मुझे ये बताएं कि अभी इसराइल और ईरान का जो मामला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान ने बाकायदा हमला साल में दूसरी बार किया है और 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट फायर किए हैं। तो सर ये तो मामला आपने कहा था कि अभी ये किसी ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, ये तो हम देख रहे हैं कि जंग तो बढ़ती जा रही है सर। अच्छा देखिए, मैं इस पर 2 बातें आपने सर्व कर देता और फिर ये आप पता नहीं देखिए चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। मुझे एक बात बताइए, आपके पड़ोस में एक हुकूमत है अफगानिस्तान की, तालिबान। वो सबको बुरखे पहनाए जा रहे हैं, सबके हाथ पैर काटे जा रहे हैं कि इस्लाम नाफिज करो। एक तरफ ईरान है, वो कह रहा है इस्लामी जंग करनी है, इसराइल से जंग करनी है। एक तरफ पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है कि जी कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी करनी है कि हिंदू इस्लाम अच्छा है या क्रिश्चियन अच्छा है, उसके लिए जाकिर नाइक को बुला लेते हैं, ठीक है ना। एक तरफ हम सारे जाके उम्रे कर रहे हैं और खाना काबा के आसपास तवाफ करे जा रहे हैं सारे, ठीक है। और फिर सारे जाके हम बिल्कुल सारे जाके जुमे की नमाज बड़ी वक्ती पाबंदी से पढ़ रहे हैं। मुझे ये बताओ कि इसमें अगर हमारे आकाए नामदार जिंदा होते इस वक्त तो किसके साथ होते? इनकी आपस में कोई सितारे मिलते हैं? सितारे मिलते हैं, सब इस्लाम के वाले हैं। जाकिर नाइक भी इस्लाम वाले हैं, तालिबान भी इस्लाम वाले हैं, ईरान भी इस्लाम वाले हैं और ये सारे इस्लाम वाले हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि मैं एक आम आदमी हूँ मुसलमान, अब मुझे ये समझ नहीं आती कि यार ये औरत को पर्दा कराना ये इस्लाम है, या ये इसराइल से जंग करना ये इस्लाम है, या जाकिर नाइक कह रहा है कि हिंदू वर्सेस मुसलमान ये इस्लाम है। वो एक और आ गया, तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि नहीं जी कुरान में गलती हो गई थी, वो हमने सही कर दी, वो इस्लाम है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किधर जाऊं मैं, मतलब मुझे बताएं ना। ये आप पहले ये आप ईरान इराक की जो बात कर रहे हैं, पहले ये समझाए ना कि ये कम से कम एक जगह तो जमा हो जाए ना। कोई चलो यार जमा नहीं हो तो कम से कम ये तो बता दे कि यार हमारा पहला स्टेप जो है ना वो ये है कि पहले हम सबको बुर्खा बनाएंगे। चले सर ये तो नजरिए का मसला, नजरिए का मसला नहीं है। हाँ तो जानो कि नहीं, नजरिए का मसला नहीं है, नजरिए का नजरिए का मसला नहीं है। अच्छा अब आगे चल रहे। आपने कहा, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा कि ये जो गजा का मसला शुरू हुआ है ये फलस्तीन का एंड है, याद है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आप सुन लो ना, बात पूरी सुन लो ना। क्या हसन नसरुल्लाह की जिंदगी में फैसला हो सकता था? मैं आपको बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट व्यू दे रहा हूँ। हसन नसरुल्लाह को मारना जरूरी था, आप समझते जाए ना। क्या इस्माइल हानिया की जिंदगी में फैसला हो सकता था? नहीं, उसको भी उन्होंने मार दिया। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि फैसला नहीं होने वाला? ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। नसरुल्लाह नहीं है तो उनकी जगह अबे भाई हसन नसरुल्लाह की जगह पर जिसको अगले को आने में 50 साल लगेंगे। हसन नसरुल्लाह 25 साल से हाइडिंग में था। हसन नसरुल्लाह कोई मामूली आदमी नहीं था, या इस्माइल हानिया कोई मामूली इंसान नहीं था, ठीक है ना।
हसन नसरुल्लाह अगला बनने में 25 से 50 साल लगेंगे और वो बनेगा नहीं। अब समझ आई क्या कह रहा हूं मैं आपको? ठीक है, तो आप ये क्यों, मैं तो बिल्कुल, मुझे मेरे सामने तो जिस तरह कहते हैं ना कि बिल्कुल सीधी लाइन नजर आ रही है मुझे कि कहा क्या होने जा रहा है। हसन नसरुल्लाह की डेथ, इस्माइल हानिया की डेथ, ईरान का अटैक, किस तरह बात जा रही है, ये बिल्कुल मेरे जहन में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बारे में कि क्या हो रहा है। और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि 4 नवंबर को इलेक्शन होने वाला है अमेरिका का। ठीक है, और अमेरिका में अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई और ट्रंप आ गया तो ये इस्राइली ऑफेंसिव खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो वो जो कुछ भी करना चाहते हैं वो 4 नवंबर से पहले करेंगे। और मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं आज के 24 है, 24 अक्टूबर 25 से पहले ये किस्सा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब मामला पीस की तरफ जाएगा आप कह रहे हैं? जो मामला जाएगा, देखें इस सारी चीज में क्या हुआ, अगर आप इसको थोड़ा सा एक बिल्कुल इम्पेशेंट गुफ्तगू करें, पेशेंट गुफ्तगू करें। आपने हमास को खत्म कर दिया, दवा बर्बाद कर दिया ना, और हमास खत्म हो गई और गजा बिल्कुल ढेर बन गया, 43,000 बंदा मर गया, पाकिस्तानियों के जू नहीं रहेंगी। हाफिज नईम साहब अपनी सड़क पे वो उसके चारे फैसल में घूमते रहे ना, ठीक है ना, तो वो 43,000 बच्चा मर गया, किसी के कान पे जू नहीं रहेगी, ठीक है, वो खत्म हो गया। तो हमास खत्म हो गया, PLO जिंदा है, महमूद अब्बास जिंदा है, महमूद अब्बास जाके इसराइलियों के साथ गुफ्तगू कर रहा है, ठीक है। हसन नसरुल्लाह एक सिंबल था साउथ लेबनान में, लेबनान में एक सिंबल था। यस, उसकी पार्टी बाकी रहेगी, मगर हसन नसरुल्लाह वाली पार्टी को दोबारा जिंदा होने में 30 साल लगेंगे। ईरानी रेवोल्यूशन, ईरानी पब्लिक, ईरान का प्रेसिडेंट ये डिसाइड ज़रूर करेगा कि उसने कहाँ तक जाना है। और मैं नहीं समझता कि ये एस्केलेशन की तरफ बात जाएगी, और ये चीज़ यहीं पे आके आहिस्ता आहिस्ता रुकेगी, ठीक है। और जो ईरान का इंस्टांस है फॉर द सब्जेक्ट के इसराइल नहीं हो, इंस्टांस तो ये ना कि इसराइल के सल्तनत को ख़त्म किया जाए, ये चेंज होगा। अच्छा, मगर इस सारी चीज़ में एक चीज़ जो सबसे डेंजरस उठ के आने वाली है, वो ये उठ के आने वाली है कि ईरान जो कि आइसोलेटेड दुनिया में था, उस सेंस में कि उसकी फ़िलासफ़ी, इस्लामिक फ़िलासफ़ी या उनका मसलक या उन चीज़ों को बाय एंड लार्ज मुस्लिम वर्ल्ड, स्पेशली हनफी मुस्लिम वर्ल्ड या सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड में उसकी लिमिटेड वो थी, एक्सेप्टेबिलिटी थी। जो कुछ हसन नसरुल्लाह वाले केस में हुआ है और जो कुछ इसराइल और गजा में हुआ है, वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन इस्लामी यंग मुसलमानों के अंदर पैदा करेगा। और ये चीज़ यूएसए के लिए और यूएसए के एलाइज के लिए निहायत डेंजरस है। मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, मगर मेरे बहुत करीबी दोस्तों ने, जिनकी फैमिली टर्म्स हैं, मुझे बताया है कि जो इमरान खान का बेटा कासिम है, उसके बेडरूम में 5x3 की तस्वीर लगी हुई है हसन नसरुल्लाह की। वो एक जवैमा का बेटा है, ठीक है, जवैमा का बेटा है वो, ठीक है ना। पीछे से जूस उनकी बैकग्राउंड है पीछे से। ये पता नहीं, मैं नहीं समझता किस हद तक सही है, मगर ये बताया गया है कि वो उसके ग्रुप का ये हीरो रहा। तो हसन नसरुल्लाह और ये जो इस्माइल हानिया हैं, ये चीज़ गोयरा बनने वाले हैं। ये चीज़ अमेरिका के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि मुसलमानों का मुल्क ईरान है, वो एक आइसोलेटेड मुल्क था, ठीक है। मैं अपनी ज़ात को बताता हूँ, मैं आपको प्रोग्रामों में कहता रहा हूँ, मैं शदीद मुखालफत रखता हूँ उस निज़ाम से जो ईरान में है। मैंने बताया मैं सिस्तानी साहब वाले सिस्टम पे बिलीव करता हूँ, ठीक है, मगर मैं भी अब कम से कम उस चीज़ को ये एग्री करता हूँ कि द मैनर इसराइल इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ इज जुल्म।
तो ये जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ जुल्म और जो है ना, जुल्म और नॉन जुल्म का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है इस सारे मैकेनिज्म में, ये इसराइल तो रहेगा, जोग्राफिकली रहे नहीं रहे वो एक अलग बात है, रहेगा नहीं रहेगा वो एक अलग सब्जेक्ट है। वो एक इंटरनेशनल रेजिनमेंट पैदा करेगा उन कम्युनिटीज में, इंक्लूडिंग हिंदूज, इंक्लूडिंग ज्यूज, इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस, कि भाई ये जो आपने आप ये कह रहे हो मुझे, फिर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि जिसके पास ताकत है वो बदमाशी करे, यही करे ना, आपके जाके आपने बम मार दें, आप कुछ भी कर दें, तो ये चीज तो कभी इंसानियत एक्सेप्ट नहीं करेगी ना। तो ये जो रेजिस्टेंस इसकी ना, जो हसन नसरुल्लाह कह लें आप, इस्माइल हानिया कह लें, जो लोग अननोन लोग थे, या जो आप समझे कि जिनका कोई रेलिवेंस, एक पॉलिटिकल लिमिटेड रेलिवेंस था, ठीक है ना, बड़ा लिमिटेड रेलिवेंस था, वो रेलिवेंस अब आपने उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया। और ये यूएस के लिए बहुत डेंजरस है। और मैं ये समझता हूं कि ट्रंप जो है वो जब आएंगे, अगर वो आते हैं, बन जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से, आप क्या चाहते हैं ट्रंप साहब आए दोबारा? आप क्या चाहते हैं? ठीक है, हमारी पार्टी की तो गोलेवारा खाता है ना। मैंने आपको कहा था ना, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि आप पीटीआई के साथ किस तरह हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप बुशरा बीबी पे तनकीद कर रहे थे यार, फिर ट्रंप को लाने की बातें कर रहे हैं ताकि इमरान खान दोबारा आ जाए। बुशरा बीबी पे तनकीद करना पीटीआई वाले का हक नहीं है यार, यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। क्या मैं बुशरा बीबी की वजह से भी पीटीआई में हूँ यार? ये तो इमरान खान पे भी तनकीद करते हैं आप क्या? तो देखिए, जो बेअब जात तो सिर्फ हमारे आकाए नामदार की, बाकी सब जातें जो हैं वो तो किसी भी तरकीब हो सकती है। ये आप क्यों कहते हैं कि इमरान खान पे तरकीद करें तो पीटीआई वाले नहीं है? ये कहां से दुनिया में आपने सीख लिया? फिर तो वही वाली बात है, एक जमाने में अल्ताफ भाई की तस्वीर आया करती पत्ते पे। ठीक है, इमरान खान एक इंसान है, गलतियां की है, गलत बातें की हैं, है। आप पीटीआई के हमायती इसका? आप नहीं, पीटीआई का हिमायती हूँ कंपैरेटिव बेस पे। यस, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सर देख लें, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करनी पड़ जाए आपको बाद। क्या? चलें इसको यहीं खत्म करते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू।